अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ, और हमारे साथ हैं आज नजीब हारून साहब। हाउसिंग इंडस्ट्री में तो इनका बड़ा नाम है ही, लेकिन इनकी एक बड़ी पहचान जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के साथ बुनियाद डाली, तमाम सर्द व गर्म में साथ रहे, 2018 में मेंबर असम्बली हुए। और हाँ, हमारी आपको मालूम है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं, वो टैक्स छुपाने में बहुत शोहरत रखते हैं। और जब नजीब हारून साहब की बात की जाए तो ये ज़्यादा टैक्स देने में शोहरत रखते हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इनके ताल्लुकात पे तो आज के प्रोग्राम में मेरी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सियासी बातें हो जाएंगी। मेरा प्रोग्राम आपको मालूम है कि हाउसिंग पे है, इसी हवाले से इनसे हम बात करेंगे। इनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं नजीब हारून साहब, कौमी असम्बली के मेंबर होने के साथ साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नजीब साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला। और मैं समझती हूँ कि जो सवालात मैं आपसे करूँगी और जो मालूमात आपसे हासिल होगी वो ना सिर्फ मेरे लिए अच्छी होगी, बल्कि हमारे नाजरीन जो अपना घर हासिल करना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, यकीनन उनको भी मदद मिलेगी। नजीब साहब, पहले मैं आपसे थोड़ा लाइटर वे में एक सवाल करना चाहती हूँ। ये आप इतने अमीर और इतने बड़े आदमी कैसे बने कि आज सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शख्सियत हैं हमारे पाकिस्तान की? ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट गलत है कि टैक्स देने वाला अमीर ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऐसे ही है कि डॉक्टर जैसे हमको दवा लिखता है, जी, ठीक है ना। अगर किसी को वो 2 मिलीग्राम लिखे तो वो 10 मिलीग्राम नहीं खाएगा। जिसको 10 मिलीग्राम लिखे तो उसके हिसाब से, यानी बीमारी के हिसाब से डोज वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। जी। इसी तरह से टैक्स जो है वो ऐसा यही है कि जब जब इनकम होगी तो इनकम पे टैक्स ड्यू होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप, चूँकि मैं थोड़े दिन अमेरिका 1.5 साल रहा पढ़ाई के सिलसिले में, बिटवीन 85 एंड 87, तो वहाँ पर जो मैंने तरक्की और खुशहाली और जो लोगों का पूरा माशरे के अंदर जो एक आसूदगी देखी, तो उसमें ये था कि जो तबका जो ब्लेस्ड है वो टैक्स को अपनी जिम्मेदारी से देता भी है, और सरकार जो है उसका खौफ भी रहता है कि लोग दे गिव देयर ड्यू टैक्सेस। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो बहुत छोटे से शुरू किया और काम अल्लाह बड़ा करते गए, टैक्स भी बड़ा होता गया। सो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अगली नस्ल का एक तरह का कर्ज है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकार चलती है, वो हम अगर अपना इनकम टैक्स नहीं देंगे, चैरिटी जितनी बड़ी भी हम करें, वो हमारा और अल्लाह का मामला है। और लेकिन मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने अगली नस्ल के साथ जो हमारा एक जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने हिस्से का कैलकुलेटेड टैक्स, दुनिया में कोई भी शौक से नहीं देता, मैं भी शौक से नहीं देता, बिकॉज दवा कोई भी शौक से नहीं खाता। लेकिन अगर आपको ये ख्याल रहे कि ये आपकी जिम्मेदारी, और अगर आप नहीं देंगे तो पकड़े भी जाएंगे जी। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको टैक्स को जमा करे और फिर उसको सही इस्तेमाल करे, ताकि जो आगे हमारी जो स्कूल का सिस्टम है, जो हमारा सेहत का सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तमाम म्यूनिसिपल सिस्टम है, वो टैक्सेस के ऊपर ही चलना है। अदरवाइज अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो पूरा मुल्क ही नीचे की तरफ जाएगा, और इसी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि अफ़गानिस्तान से भी हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो, पहले तो हमारी जीडीपी छोटी है जी, और उसके बाद फिर हम टैक्स नहीं देते, तो वो जितना कम है, तो वो आप जब सड़क पे निकलें तो जो बदहाली आपको नज़र आती है, जो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, वो सब इसी वजह से, वो इसी वजह से। आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ भी किया। आपकी इस बात से सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ आई है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो उसी के वक्त जो है हमें समझ आ जाती है कि हमारी जब जो फ़राइज़ हैं उससे अदा करेंगे, जो जिम्मेदारी है, तो फिर हमें बाकी चीज़ें भी उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। नजीब साहब, मैं पीटीआई या तहरीक इंसाफ की तो आपसे बात नहीं करने वाली, खान साहब की सियासत पे भी बात नहीं करूँगी, मगर ये ज़रूर बात करूँगी कि खान साहब ने जब आए तो अपनी हुकूमत में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया लो इनकम पे जो लोग हैं उनको हाउसिंग स्कीम जो है वो छोटे बजट पे 50 लाख घर देने का जी वादा किया, दावा हुआ। अब मैं जानना चाहूँगी कितनी इसमें अभी भी हकीकत है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं
वो ये जानना चाहते हैं। लेकिन जो लीडरशिप होती है, और खान साहब भी इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं, उनका सबसे पहली चीज़ ये होती है कि दे शुड हैव देयर हार्ट एंड माइंड इन द राइट प्लेस। सही। और अपनी जो एक कौमों की खुददारी, और जो कौम दुनिया के अंदर तरक्की करती हैं, तो उसमें जो पूरे पिरामिड के अंदर जो लोअर टियर्स हैं, जी, जो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड हैं, उनको किसी की मदद भी नहीं चाहिए, वो अपना हिस्से का इंसाफ भी हासिल कर लेते हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुलते हैं। लेकिन जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, 95%, 90% जो पिरामिड में नीचे है और नीचे तरीन है, निचली सतह के ऊपर, तो अफोर्डेबल हाउसिंग, और हाउसिंग ये वो शोबा है जो पूरी दुनिया में, यानी आप समझें कि जो डेवलप वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर उनकी 70% ऑफ द टोटल जो रेवेन्यूज या जीडीपी है वो हाउसिंग के अंदर है। ये बिल्कुल एक इस तरह से एक हरावल दस्ता कि हर आदमी का, हर बच्चे का, आदमी का, औरत का ख्वाब, जैसे ही वो अपनी यानी पेट पूजा हो गई और तन पे आया तो शेल्टर, वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जैसे ही हुआ, और उसके बाद शेल्टर, छत, अपनी छत, और तीसरी दुनिया के हमारे जैसे गरीब मुल्क में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि आदमी अपनी छत वो ओन करना चाहता है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का जो खान साहब का कॉन्सेप्ट था, ये पीटीआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। व्हाई आई से दैट कि इसी से जोड़ के उन्होंने वो 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की थी, और 50 लाख घरों की भी बात की थी, और उसके अंदर इब्तदाई मरहले में तो कुछ चीज़ों को सीधा करना होता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मॉर्गेज का मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में ये तस्वुर है कि वो एक नौजवान बच्ची को, लड़की को घर की चाबियां दे देते हैं, और थोड़े से अमाउंट एडवांस देने के बाद, और वाइल दे लिव इन दीज हाउसेस, और जैसे जैसे वो अपनी फैमिली और बच्चों को पाल पोस के बड़े कर रहे होते हैं, खिसक के वो घर उनकी तरफ आ रहा होता है, और उसमें जो एस्केलेशन हो रही होती है कीमत के अंदर, उसके बेनिफिशियरी भी वो होते हैं। बिल्कुल। और उनका जो रेंटल वो टाइप पे कर रहे होते हैं, मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट, वो डाउन द ड्रेन नहीं जा रही, वो बल्कि उस घर की मलकियत उनकी तरफ आ रही है ना, वैल्यू भी बढ़ रही होती है। वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा, यही पूरा यूरोप उठा के देख लें, पूरा नॉर्थ अमेरिका देख लें, और हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़ के कुछ 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो लाइटें हों, केबल हो, टाइल हो, सैनिटरी वेयर हो, खिड़की हो, दरवाज़ा हो, व्हाटएवर, ठीक है, सीमेंट, सरिया, ये वो सारा। तो एक इकॉनमी को जंप स्टार्ट मिलता है। थोड़ा सा जो हमारे यहाँ जो मॉडल था, जिसकी वजह से लीजिंग भी फेल हुई, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, अगर डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो इसमें फोरक्लोजर लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपने और मैंने दोनों ने घर लिया और इंस्टॉलमेंट देनी है, आप देती रही रिस्पॉन्स, और मैंने नहीं दे रहा, लेकिन फिर उस घर में भी ठाठ से रह रहा हूँ, तो आप देखेंगी कि फिर मैं क्यों दूँ। सो आई शुड बी, यानी आई विल हैव टू सरेंडर द हाउस। तो उसमें एक जिम्मेदारी होती है, तो फोरक्लोजर के लॉज कुछ बने, फिर फाइनेंशियल्स को उन्होंने सीधा किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, तो लो इंटरेस्ट रेट पे 5%, तो वो थोड़ा ट्रायल एंड एरर और लोगों की समझ आने में, फिर बैंकिंग सिस्टम का एक ये आयरनी थी, हमारे यहाँ के 100 रुपये बैंक्स जो लोगों को देते थे, उसमें सिर्फ 4 आने, 0.25% हाउसिंग लोन था, और वो भी हाउसिंग लोन है, पता है किसको देते थे? अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को। सो आम लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता था। तो पिछले रजीम ने, पिछले जब खान साहब की हुकूमत ने, हमारी पीटीआई की हुकूमत ने ये किया कि उसको 5% उनको पाबंद किया, बिल्कुल, तमाम बैंक को। सो द मनी वाज अवेलेबल, इट वाज एक्सेसिबल फॉर द पीपल, और वो चीज़ शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ ये एक आयरनी है कि हर आने वाली हुकूमत पिछले वाली मामलात को यकजम्बे से कलम वो राइट ऑफ कर देती है। हालांकि इन पॉलिसीज़ के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए, ताकि ये बेनिफिट लोगों तक। बिल्कुल नजीब साहब, इस पे मुझे और भी मजीद आपसे बात करनी है, क्योंकि अभी आपने जिस तरह बताया कि जब आप हाउसिंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इसके साथ और भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। मजीद इस पे बात करती हूँ, लेकिन ये बात जिस तरह अभी आपने कहा कि फिर अगली हुकूमत भी उसको उस तरह लेके चले, ख़ास तौर से ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जब आपने बात की है, तो लोग वाकई ये जानना चाहते हैं कि अब हमने, अगर हम
वो ख्वाहिश रखते थे, उस ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ज़रूर इस पर भी बात करते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले नजीब हारून साहब से यही बात हो रही थी कि भाई जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू हुई, उसके लिए मेरे जहन में भी यही सवाल रहता है कि अब आगे चल के ये मज़ीद हमारे लिए कारआमद है या नहीं। उस पर जवाब दे रहे थे नजीब साहब। नजीब साहब, महंगाई का तूफ़ान तो आया, कोई शक नहीं। हर कोई जब कोई बात कर रहा होता है, या तो वो पेट्रोल की बात कर रहा होता है या वो महंगाई की बात कर रहा होता है किसी ना किसी लिहाज से। अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि जब कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो कितनी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आप सीमेंट की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, मटेरियल और डिफरेंट ले लें, तो कितना असर पड़ा इन सब पे भी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तो बिल्कुल ही पाँव उखड़ गए, क्योंकि जिस तरह से स्टील और सीमेंट और फिर उसके बाद तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स, और जब फ्यूल डबल होता है या डीजल 93% बढ़ा, तो उसमें काटेज हो, फ्रेट हो, सारा जो एनर्जी की कॉस्ट सारी की सारी, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियरिंग प्रोफेशन को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी रेगुलेट करती है, तो उसके अंदर हमने उसको रिविजिट किया। तो उसका फॉर्मूला, बिकॉज ये एक तरह का मूविंग गोल पोस्ट है। जैसे ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हो गया, रोज़ आप सुबह उठते हैं, हर 2 हफ्तों के बाद पेट्रोल ऊपर की तरफ जा रहा है जी। और उससे रिलेटेड तमाम की तमाम प्राइसेज, चाहे पानी के टैंकर्स हों क्योंकि वो हॉलेज उसके इन्वॉल्व है, चाहे सीमेंट, स्टील। सो ये तो एक ऐसा तूफ़ान कह लें, जलजला कह लें है कि अल्लाह करे कि जल्द ये थमे, ताकि एनर्जी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में सही हो। तो फिर ये जैसे आप किसी पहाड़ी से गिर जाए ना, तो अब आप लुढ़कते जा रहे हैं, तो कोई प्लेटो आएगा तो आप रुकेंगे ना, और फिर पता चलेगा कि कितनी हड्डियां, कितनी पसलियां, व्हाट रियली हैपेंड, क्या डैमेज हुआ है। तो हमने इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर इसको बहुत सीरियसली देखा, और इसका एक तरह का रुक भी नहीं सकता। पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे फोर्सेस के प्रोजेक्ट्स हैं, जो NHA, रेलवे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री, तो उसका फॉर्मूला, ताकि जो कंस्ट्रक्टर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऑपरेटर जो है, उसकी मार्जिन्स तो उसमें बढ़े ना, कि भाई उसको जो पैसे मिलने चाहिए थे, अगर एक मकान बना रहा था या एक बिल्डिंग बना रहा था, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको कंपनसेट होनी है। तो अब ये बड़ा कम हमारे यहाँ लोग समझते हैं, आप सारे कंस्ट्रक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर दें, सबकी गारंटीज कैश कर दें। तो मेरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये रहा है, जिसको मैंने बाकी लोगों के साथ भी सारा शेयर करके, और उसका फॉर्मूला कि प्रोजेक्ट्स को रुकने नहीं देना है। जो रुकना है प्रोजेक्ट का कॉस्ट की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट्स की किसी वजह से, वो एक तरह का श्योर डेथ है, क्योंकि एक दफ़ा रुका फिर दोबारा स्टार्ट होने में कई गुना। फिर यहाँ पे यही कहूँगी ना, आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स को रुकना नहीं चाहिए। जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि नहीं रुकना चाहिए, काम होना चाहिए। यहाँ पे यही कहा जाता है कि भाई इससे फ़र्क क्या पड़ता है, महंगाई आवाम के लिए, आप लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जो 2 करोड़ का घर था वो 3 या 4 का आवाम को मुंतकिल कर दिया जाएगा सब कुछ। इसमें देखिए होता क्या है कि सारे जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जैसे जिसको हम ठेकेदार कहते हैं, आप अपना घर बनाएं, मैं अपना घर बनाऊं, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सड़क बन रही है, ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसको समझना है। एक इंडस्ट्री कि कोई आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, वो एक इंडस्ट्री है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, ये सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप ही के पैसे, आप ही की ड्राइंग के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक घर या दफ्तर या बिल्डिंग, ये फैक्ट्री, एक सर्विस प्रोवाइडर, कंस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, वो आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि उसके मुनाफा जो है वो उसके अंदर उसको महदूद करना तो ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों की कीमत का बढ़ जाना, ही हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड, वरना प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। आप भले उसको फांसी दे दें,
भले उसको ब्लैकलिस्ट कर दें, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, जब उनमें स्पैनर आ जाता है व्हील के अंदर ना, जी। तो फिर क्या होगा कि जब दोबारा से उनको आप शुरू करेंगे तो वो फिर सारी एस्केलेशन, बेहतर ये है कि जिसके कंधे पे प्रोजेक्ट बैठा हुआ है वो उसको पहाड़ी चढ़ा दें, भले एक ग्लास ग्लूकोज का पिलाएं, एक ड्रिप लगाएं। ऐसी उसकी सूरत हाल है ताकत- वैसे इस वक्त। हाँ नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ अक्लमंदी ये है कि हम उन प्रोजेक्ट्स को किसी तरीके से पार लगाएं, बजाय इसके कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ गिरा पड़ा हुआ है, कोई वहाँ जख्मी, उस लिहाज से। तो एट द एंड ऑफ द डे एंड कॉस्ट जो है ना वो कंज्यूमर ही भुगतता है। तो मेरी जो दर्दमंदी है या मेरी जो सोच है उसमें यही है कि हम उनको प्रोजेक्ट्स को होलिस्टिकली देखें। उसके अंदर अगर इस वक्त एक जैसे कोविड की वबा आ गई तो आम मेडिकल मामलात से मामलात हट गए थे ना, सारे के सारे फंडामेंटल जो चीज़ें थी। इसी तरीके से ये भी वैसी ही सूरत हाल है कि जिसको इट आउट ऑफ द बॉक्स हमें इसका सोल्यूशन निकालना है और इसके नुकसानात से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है ताकि उसकी रैमिफिकेशंस कम से कम हो। तो नजीब साहब, कोई सोल्यूशन आपको लगता है कि निकल आएगा या आप निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखें, वो जो कहते हैं ना कि जैसे सिटिंग MNA, वैसे तो मैंने इस्तीफा दिया हुआ है खान साहब के हुक्म के मुताबिक, लेकिन मैं एक स्टैंडिंग कमेटी का भी चेयरमैन था हाउसिंग एंड वर्क्स पे, मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हूँ। वो तो मैं जब भी लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है। अब अगर हमारे पास उसका हल नहीं है तो फिर किसी के पास नहीं। बिल्कुल। सो वी हैव टू पुट आवर हार्ट इनटू इट, आवर सोल इनटू इट, और हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और अगर ज़्यादातर लोग उसमें ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादातर प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएंगे, मुल्क की ग्रोथ रुक जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि जैसे आप उसके छोटे नुकसान से गुजर जाएं और बड़े नुकसान से बच जाएं। सही। PTI की हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छी, आसान, और लोगों को लगता भी था कि बहुत आसान और सस्ती स्कीम है हाउसिंग की। बैंकों ने को भी साथ देने का बहुत कहा गया और बैंकों ने साथ दिया भी। हर बैंक ही जो है इसमें काम कर रहा था। तो आप समझते हैं नई आने वाली हुकूमत से इस पर असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि उनकी भी सेंसिटिविटी वही होनी चाहिए, उन्होंने भी वहीं से लोगों से वोट लेने हैं, सिस्टम वही है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी चीज़ आप आइसोलेशन में नहीं सही कर सकते जी। पूरे के पूरे सिस्टम में। अगर पाकिस्तान को ओलंपिक्स के अंदर किसी भी शोबे का गोल्ड नहीं मिलता या सिल्वर नहीं मिलता या ब्रॉन्ज नहीं मिलता तो हम सारे मामलों में नीचे हैं। जब कौमें ऊपर जाती हैं और उसके संजीदा लोग, जिम्मेदार लोग, लीडर सोच के फिक्र करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सही जगह, तो फिर जब वो जैसे आप नॉर्थ अमेरिका को देखें या यूरोप को देखें तो मेडल्स की लिस्ट को अगर आप देखें तो हम एक ये नहीं हो सकता था कि हम हाउसिंग में एकदम से चैंपियन बन जाते। हमें सारा चीज़ों को देयर हैज़ टू बी अ प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, और उसके अंदर लोगों की जिम्मेदारी, बैंक्स की, फाइनेंशियल सिस्टम्स की, लीगल सिस्टम की, सोशल सिस्टम्स की, ताकि वो सारी चीज़ें जब ऊपर जाती हैं तो कौमें ऊपर की तरफ जाती हैं। एंड द लीडर्स जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ने उनको साहिब इख्तियार भी बनाया हुआ है, साहिब इक़्तिदार भी बनाया है, उनके लिए लोग खड़े होते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। दे विल हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। उनको लोगों के लिए एक मशाल राह बनना पड़ेगा ताकि लोग उनकी तरफ देखते हैं ना उम्मीद से। अगर वो ही अपना पेट उनका ना भर रहा हो, उनकी लूट मार ख़त्म नहीं हो रही हो, उनकी इनसिक्योरिटी कि वो पैसे अपने मुल्क में भी रखने की बजाय बाहर की तरफ भेज रहे हो और उनके बच्चे या उनके इंटरेस्ट बाहर हो, ये जो जंग है ना पाकिस्तान के अंदर, जिनका मरना जीना यहाँ पे है, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट बाहर नहीं है, तो वो लोग मैं समझता हूँ एट द एंड ऑफ द डे, अभी कल भी आप देखेंगे हाई कोर्ट, फिर परसों और कल सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट, अभी भी लोगों की जुडिशरी से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मे बी दे हैव टू स्टेप अप, क्योंकि जो सुपीरियर जुडिशरी है कि इस वक्त एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने 26 साल पॉलिटिक्स की है, असेंबली का मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त टाइम आउट लेना चाहिए और मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना चाहिए, और उसके बाद लाइफ एज यूजुअल, फिर पॉलिटिक्स भी होगी एंड एवरीथिंग। नजीब साहब, मैं जब आप ये बात कर रहे थे ना कि जो साहिब इक़्तिदार भी हैं और हैसियत भी हैं तो उन्हें मशाल राह बनना चाहिए, जब आप ये बात कर रहे थे, पता है मेरी आंखें
एक ख्वाब सा देख रही थी, जो लगता है कि पता नहीं बचपन से मैं देख रही हूँ। काश ऐसी मशाल राह वाले लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं वो आए। बात करते हैं इस पे, लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। मैं तो ब्रेक में भी बात कर रही थी नजीब साहब से कि सच बता दें किस तरह जो है ना कम आमदनी वाले लोग अपना घर बना सकते हैं। तो मुझे बता रहे थे, सच पूछ लेते हैं आप लोगों के लिए भी, बताएं ना नजीब साहब, कम आमदनी वाले कैसे अपना घर बना सकते हैं? बेसिकली जो मैं आपको पूरा करना है ना, चाहे ताबीर। हाँ नहीं, इट इज देयर, इट्स अराउंड। मतलब जब तक हम यू नो जो टॉप ऑफ द पिरामिड है, मैं हमेशा कहता हूँ जो ये इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स खड़े हुए हैं, क्योंकि इस वजह से कि उनका बेस मजबूत है। और पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि बेस हमारा कमज़ोर है। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए अशराफिया की हमें बेस को मजबूत करना है। और घर का यही वाला है कि जिस वक्त जो रिसोर्सेज हों उस वक्त आप ये ना सोचें कि जी मैं इतना बड़ा और इतना वैसा बनाऊंगा। जस्ट वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, पुट योर हैंड ऑन इट, मतलब जो विद इन रीच हो। और उसके बाद यानी इन टाइम जब वसाइल बढ़ते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो यू कैन, आपका एक जो इंटरेस्ट वो क्रिएट हो जाएगा ना, वो भी ग्रो करेगा कि आपने एक छोटा पौधा लगाया, ठीक है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वो जो डेल्टा होगा, जो डिफरेंस होगा जो नेक्स्ट टारगेट से, वो आसान हो जाएगा। सही। और यानी ये इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपने मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है। जो शोबे को आप पकड़ें उसमें अपनी शनाख्त करनी है। मैं आपको छोटा सा ये वो की पॉइंट है आपने जब बता रहे हैं इस वक्त, टू मोटिवेट द यंग पीपल कि 87 में मैं मार्च में 35 साल हो गए अमेरिका से आया, किश्तियाँ जला के आया, खाली हाथ आया, बेगम बच्चों के साथ। एक बेटा 1.5 साल का था, एक 3.5 साल का। बट आफ्टर 35 ईयर्स आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि आई एम रैंक्ड एट नंबर 32 इस 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है। तो पाकिस्तान के अंदर आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, आप खुद रोक सकते हैं। और जब मैं असेंबली का, आपको रोल मॉडल भी बनना है। मैं असेंबली का मेंबर बड़ा, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था, ना ननियाल में, ना ददियाल में, ना कुछ। तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया कि 1151 टू बी प्रिसाइज असेंबली के मेंबर्स हैं जी, पार्लियामेंट के, सेनेटर्स, कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबलियों के। तो आई एम द हाईएस्ट टैक्स पेयर अमॉन्ग दैम। पूरे मुल्क में मेरा नंबर 32वां अगर है। उसके बाद मैंने एक और, आई बिकेम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आजकल बड़ा आसान है गूगल पे चेक करना जी बिल्कुल, कि व्हेन आई वाज इलेक्टेड आई रोट अ लेटर टू द स्पीकर, आई सेड मैं 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं लूँगा। ये काम किसी ने पहले नहीं किया। यानी 4 इयर्स आपने एग्जांपल सेट कर दी। 1 रुपया ना तनख्वाह, ना अलाउंस, ना जहाज का टिकट, ना पार्लियामेंट्री लॉज जो घर इस्लामाबाद में मिलता है, ना मेडिकल, ना कुछ। एक टेडी पाई, बिकॉज आई थॉट कि जो मैं वक्त दे रहा हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ, उसकी मैं कीमत अपने मुल्क से नहीं लूँगा, अल्लाह से लूँगा। तो मैंने आई डन सम थिंग्स एंड आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज। तो इस लड़ाई को लड़ें और अपनी ज़ाती रोज़गार की भी फिक्र करते हैं कि हलाल रोज़ी आपको कमानी है, ताकि आप फिर इधर उधर किसी चीज़ में मुलविस ना हो। और एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी अल्लाह का इनाम है, मेरे लिए एजाज़ है कि आई वॉज इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये बहुत बड़ा इलेक्शन इस लिहाज से होता है कि जिसका जो वोटर है वो कम से कम 16 जमातें पढ़ा हुआ होता है, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर्स, BS एंड देन MS वाले, फिर PhDs, सो फौजी, गैर फौजी, सरकारी, गैर सरकारी। सो हम पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन, अगेन आई कीप प्रमोटिंग दिस, कि डॉक्टर तो अपने साथ डॉक्टर लिखते हैं। मैं इंजीनियर्स को कहता हूँ कि मैं, मेरा आप विजिटिंग कार्ड देखेंगी तो इंजीनियर, ENGR। और उसके बाद पाकिस्तान को ये सारे जो हाउसिंग से ले लें, पीने के पानी को ले लें, बिजली ले लें, लोड शेडिंग ले लें, पाकिस्तान के इंजीनियर्स उसको थर्ड वर्ल्ड से निकाल के फर्स्ट वर्ल्ड पे ले जाएंगे। ये डॉक्टर्स नहीं करेंगे, ये जजेस भी नहीं करेंगे, वकील भी नहीं करेंगे, ये इंजीनियर्स करेंगे। क्योंकि फ्रॉम अंडर डेवलप टू डेवलप, ये सारा प्रोग्रेस, ये सारा का सारा जो वजन है,
ये इंजीनियर्स वुड हैव टू पुट इट ऑन देयर शोल्डर्स एंड डू द क्लाइंबिंग। हाँ, जब एयरपोर्ट्स बन जाएंगे तो पायलट जहाज लैंड करेंगे, उड़ाएंगे। बिल्कुल। जब हॉस्पिटल्स बन जाएंगे तो डॉक्टर्स सर्जरी करेंगे। लेकिन इंजीनियर्स को पाकिस्तान के माशरे के अंदर आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में मुझे जितना मौका मिलता है, जिस फोरम पे मुझे मौका मिलता है, कि हमने एज अ कौम खुदकुशी की है, सूडो प्रोफेशनल्स को बिठाया है जिनका वो शोबा नहीं था। इंजीनियरिंग के शोबे पे बैठ के एट द हेम ऑफ द अफेयर, अगर मुझे आंख की तकलीफ है तो आई ओनली गो टू द आई स्पेशलिस्ट, बिल्कुल। आई नॉट गो टू द डेंटिस्ट और ENT वाला, हालांकि आंख कान पड़ोसी हैं। सो दैट वे वी नीड टू हैव अ क्लियरिटी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स हैं, जो बाबा पानी है, पानी की के अंदर उन्होंने PhDs की हुई हैं, पानी को समझते हैं, पानी की मैनेजमेंट, पानी की कंजर्वेशन, कि हमने पानी के रिसोर्स जो कुदरत का सोर्स है उसके साथ क्या किया। उनको है ना, कभी सैलाब में बह जाते हैं, कभी उसको ज़ाय करते हैं, कभी वो समंदर में जाके गिर जाता है। इसी तरह से ये जो बिजली की आज क्राइसिस है, क्योंकि वी टुक बैड डिसीजंस, दुनिया सारी दुनिया हिट हुई है। लेकिन इंडिया जिस वक्त 50-55% कोयले से बना रही थी, हम ठकाठक फर्नेस ऑयल के लगाते गए, और जब ऑयल की कीमत को आग लगी तो आज हम भुगत रहे हैं। और नजीब साहब के ये बातें बताने का मकसद यही है, ख़ास तौर से इन्होंने खुद कहा कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनको मोटिवेट करने के लिए तमाम बातें बताई जा रही हैं। नजीब साहब, चलें आपके ज़रा प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। माशाल्लाह सभी कामयाब हुए। आइंदा जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें नई जो हुकूमत आने वाली है उससे क्या मसाइल, जो आपने सारा अभी जिक्र किया, यही मसाइल फेस कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त जो इकोनॉमिक हिट है वो तो ऐसा है ना कि जैसे आप सोचें कि बंदे को हार्ट अटैक हो जाए किसी को, तो उसकी खूबसूरत आंखें 6x6, 32 के 32 दांत, और सर पे जितने भी बाल हों सब बेकार हैं। यानी अगर वो हार्ट अटैक से मर गया तो उसको दफना दिया जाएगा, और ये सारी खूबसूरत चीज़ें साथ। सो वी नीड टू अटेंड द हार्ट, एन इकोनॉमी इज द हार्ट। जैसे इंसान के अंदर दिल है, ऐसे ही पूरे मुल्क की माशियात के अंदर हार्ट है। अगर हमने इसको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सीधा नहीं किया, अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा नहीं किया, और अपनी इंडिजिनस हमने प्रोडक्शन नहीं की, क्योंकि हम तो मस्ती में थे ना कि डॉलर जैसे छप रहे हैं और हम इंपोर्ट करते रहेंगे हर सहूलत को। और ठीक है जनाब, अब चूँकि हमारे पास पेट्रोल खरीदने इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गैस गजल चलाते रहेंगे। सो आज कुर्बानी का वक्त है, और कुर्बानी नीचे से नहीं मांगनी चाहिए, ऊपर से मांगनी चाहिए। वही कि क्योंकि नीचे से जो है ना वो तो ऑलरेडी कुर्बानी दे ही रहे हैं, वो तो खून वही दे सकता है जिसके जिस्म में ज्यादा खून हो, ठीक है ना। सो एट द टॉप पीपल विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और हमको फौरी अपने इंपोर्ट बिल को, क्योंकि हम डॉलर नहीं छाप, बेबसी कहाँ है कि हम डॉलर नहीं छाप सकते जी, ठीक है ना, तो हमें अपने इंपोर्ट के बिल को नीचे लेके जाना है। और वो सैकड़ों चीज़ें जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जो हम लोकली बना सकते हैं, इंडिजिनसली बना सकते हैं, उनको हमें फ़ौरन अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए उसको करना है। और इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि पेट की आग 22 करोड़ लोग वो उसको बुझाना है। तो फूड सिक्योरिटी, अल्लाह ने हमें पानी भी, दरिया भी, ज़मीन भी, प्लेन्स भी। सो फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम ये दो चीज़ों को हम कर लें, और उसके बाद एक्सपोर्ट की फ़िक्र करें कि हम कैसे डॉलर लाएंगे। और हमारी क़यादत, हमारे रहनुमा, हमारी सरकार जो अरल्ले तरल्ले हैं, उसको लगे कि जनाब ऑस्टेरिटी के आपको तमाम हर तरफ नज़र आए, तो फिर लोगों के अंदर भी जज्बा क्रिएट होगा, एक कौम जेल होगी। और ये जो कुश्ती है ना इस वक्त पॉलिटिकल, मेरे हिसाब से वी हैव टू, जैसे रेफरी मैच में टाइम आउट लेता है, द क्लॉक स्टॉप्स। फर्स्ट वी नीड टू फिक्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड देन लाइफ एज यूजुअल। फिर इलेक्शंस होंगे, फिर कोई जीतेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद चलेगा। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में कौम को यकजा होके और अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है। सही, बहुत शुक्रिया नजीब साहब। आपसे और भी बहुत सारी मुझे बातें करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगी, और ज़रूर इन सवालों के जवाब जो मेरे जहन में अभी हैं और हमारे नाज़रीन की तरफ से आते हैं आपसे ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि मैंने जब नजीब साहब से ये पूछा कि हम किस तरह एक आम आदमी घर बना सकता है और हम किस तरह आसानी से घर ले सकते हैं, तो उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही और मिसाल दी कि जब आप एक पौधा लगाते हैं, और जब पौधा होता है वो छोटा होता है, छोटे से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो इसी तरह आप जब भी कोई घर बनाने की कोशिश करें तो अपने ख्वाब जो हैं इतने ही रखें जितने आप अफोर्ड कर सकते हो। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक यू सो मच।